हाजीबल में जो सर्च हुई उसके बारे में आपने लिखा है, ये कितना अनकॉमन या कॉमन है कि इस तरह से जो बहुत सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे सुरक्षा बलों को भी बहुत चाक चौबंद होकर जाना पड़ता है, मतलब व्हाट प्रॉम्प्टेड देम टू एक्सपेंड द सर्च कि अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर से खोजते हैं और दायरा बढ़ा के खोजते हैं और खोजते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो उसके आसपास तो उन्होंने देख ही लिया, फॉरेंसिक टीमों ने देख लिया, वो जो टावर लगा हुआ था वहां पे भी टॉर्सोस थे, सब थे, बॉडी थे, लेकिन इतनी दूर तक सर्च को एक्सपेंड करना और वो रिस्क लेना है, कोई उसके लिए कुछ क्लू था या चूंकि कुछ मिल नहीं पा रहा था, डेड एंड था, इसलिए था कि बार बार बेसिक पे जाओ? देखिए, ये इलाके जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह से कई महीनों तक आप समझिए कि एक तरह से लिबरेटेड जोन बन गए थे 2016 में। ये हाजीबल वगैरह जो इलाके? जी, जी, जी। पुलवामा, साउथ कश्मीर का पूरा इलाका ऐसा है कि जहाँ पर पुलिस भी काफ़ी हद तक जाती नहीं थी। ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2016 में, जब हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत हो जाती है, जी। एक एनकाउंटर में। उसके बाद कश्मीर की स्थिति में अचानक परिवर्तन हो जाता है हम्म। और साउथ कश्मीर में काफ़ी सारी गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं और कश्मीर बहुत ही अनरेस्ट हो जाता है। उस अनरेस्ट में ये दिक्कत होती है कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कोलैप्स हो जाती है साउथ कश्मीर में, क्योंकि साउथ कश्मीर में जो भी गेन्स थे, जो पुलिस और सुरक्षा बलों ने, आर्मी ने, सीआरपीएफ ने इतने सालों में अर्जित किए, वो 2015 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार तो आती है, तो पीडीपी और उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और जी, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद जो ढिलाई बरतते हैं। जी, उस ढिलाई से वहाँ जो मिलिटेंट्स हैं, उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क हैं, स्लीपर सेल हैं, उनका मोराल बहुत बढ़ता है, उनका मनोबल बहुत बढ़ता है। उनको लगता है कि अब हमारी सरकार आ गई है और हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। और उसी फ़ेज़ में कई सारे जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जिनको काफ़ी मेहनत से पुलिस ने ट्रेस किया है, उनको गिरफ्तार किया है, उनको छोड़ दिया जाता है। स्टोन पेल्टर्स, जो क्रॉनिक स्टोन पेल्टर्स हैं, जिनका कोई भी रिफ़ॉर्म संभव नहीं है, ऐसा पुलिस को लगता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो इससे जो वहाँ का ओवरऑल सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट का जो मनोबल है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और उसका एक फिनाले आता है बुरहान वानी के डेथ के बाद, जब वो इलाका पूरा एक तरह से देखें तो हाथ से छूट जाता है। कोई पुलिस वाला अंदर जा नहीं सकता एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी, सब कुछ फ़ोन पे होता है। कई सारे पुलिस की फैमिलीज़ हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनको इतना डर लगता है कि वो 1-1, 2-2 साल तक अपने घर नहीं जा पाते वापस। तो इस तरह की स्थिति हो। ये वही जगहें हैं, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, कई बार आपने देखा भी होगा खबरों में कि कई बार जब बहुत ज़्यादा फ़ोर्स के साथ जब आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट टीम्स यहाँ अंदर जाती भी हैं, कई बार जब आपके पास एक पुख्ता खबर होती है कि फलाँ मकान में या फलाना ठिकाने पर कुछ मिलिटेंट्स की, आतंकवादियों की मौजूदगी का उनको पता होता है। तो कई बार 2019 से पहले ये होता था कि व्हाट्सएप के ज़रिए ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते थे आस-पास के गाँव में, मोबिलाइज़ करने के लिए गाँव वालों को। चूँकि यहाँ सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, मिलिटेंट सिम्पैथी पॉकेट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो कई बार आके इन ऑपरेशंस को डिसरप्ट भी करते थे। और आर्मी कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि डिस्ट्रप्शन का मतलब ये भी होता है कि आपको गोली मारनी पड़ेगी, फायर करना पड़ेगा, जिससे जान और माल का नुकसान हो सकता है। अ अ, कहने को तो वो सिविलियन हैं, लेकिन वो सिविलियन नहीं है। जो एक ऐसे एनकाउंटर साइट पे हेवीली आर्म्ड पाकिस्तानी मिलिटेंट्स या कश्मीरी टेररिस्ट की मदद करने के लिए आ सकता है, उसे हम सिविलियन तो नहीं कह सकते। वो एक कॉम्बैटेंट ही है। तो कई बार ऐसे मामलों में हुआ है कि मिलिटेंट्स, आतंकवादी जो छुपे थे, वो सिविलियन पॉपुलेशन की मदद से, चूँकि सिम्पैथी का बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, वो छूट गए हैं। तो हम ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाया कि जब इस इलाके में जो भी सबूत उनको मिले वो मिले, लेकिन राकेश को ये भी लगा, जो उन्होंने अपने सीनियर से शेयर किया, कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का अ, ये सर्च का दायरा मुझे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजन काफ़ी तीव्र है। इतना तीव्र है, जैसे मैंने लिखा कि वो जब मिलिट्री इंटेलिजेंस की पहली टीम, रिस्पॉन्स टीम, कुछ ही मिनटों के बाद सवा 3 बजे ब्लास्ट होता है 14 फरवरी 2019 को, जब वो आते हैं तो सड़क के डबल रोड है, उस तरफ एक दीवार है जिसमें पेप्सी और ये सब इश्तिहार हैं। उसके पीछे कम्युनिकेशन टावर है, वहाँ 4 बॉडीज़ उनको उस कम्युनिकेशन टावर पे मिलती है। तो इस तरह का बेभत्स दृश्य उनको लगा कि राकेश को, कि हो सकता है कि ये जो सर्च का दायरा है 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, इसके इससे इस नेट से कहीं दूर निकल गया हो।
और उनका जो ये डाउट है वो पुख्ता तभी हो जाता जब वो ये एक सर्च पार्टी लीड करते हैं। हालांकि कश्मीर पुलिस उन्हें इस बात से सावधान करती है कि उस इलाके में नहीं जाना चाहिए। हाजीब अली वो इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपैथी है, जेहलम के किनारे वाला एरिया है। लेकिन वो सीआरपीएफ और पुलिस की मदद से काफी सारे लोगों को 300-400 लोगों को ले जाके एक सिंगल लाइन सर्च करते हैं और वो वहां से देख रहे हैं कि दरिया के उस किनारे से लौटते जा रहे हैं। लोगों का मोबिलाइजेशन बढ़ रहा है और पुलिस थोड़ा नर्वस हो रही है कि इस इलाके से हमें निकलना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। लेकिन वो थोड़ी देर वहां रुकते हैं और उसी रुकने का परिणाम है, उसी रुकने का फल उन्हें मिलता है कि जब वो गाड़ी की चाबी और ये जो इसका डीएनए सैंपल है आदिल का, वो उन्हें मिलता है, जिससे सबसे पहला वहीं से क्रैक धीरे धीरे होना शुरू होता है कि ये आदमी जो है सुसाइड बॉम्बर जो वाकई आदिल अहमद डार था। क्योंकि वो डीएनए का सैंपल जो है वो उसके बाप गुलाम हसन डार से मिलता है और चाबी 1026। और मारुति वालों ने भी तत्परता दिखाई कि इन्होंने तो चेसिस नंबर वगैरह बदल दिया था, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के तमाम बैचेस के नंबर निकाल निकाल के ट्रेस कर लिया कि ये कार कौन सी थी और कहाँ भेजी गई, जिससे फिर आगे हम सज्जाद भट्ट और उन सब लोगों तक पहुंचते हैं।